हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सागर चौधरी, भिलवाड़ा जिले से। हमारे यूट्यूब चैनल ओनली ऑनलाइन स्टडीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं छंद के बारे में। छंद छंद यानी छंद में छद धातु या चद धातु के असून प्रत्यय के योग से छंद शब्द बना, और इसका अर्थ होता है आच्छादित करना या बांधना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि छंद में छद धातु या चद धातु में असून प्रत्यय के योग से छंद शब्द बना। इसका अर्थ होता है आच्छादित करना या बांधना। इसमें एक सूत्र भी है, यदक्षरम परिमाण च तच्छदम। क्या सूत्र है इसका? यदक्षरम परिमाण च तच्छदनम। और यानी कि इसका अर्थ होता है कि जो छंद है, कोई भी पंक्ति है, उसमें अक्षरों के निर्धारण पर ध्यान दिया जाता है, वो छंद कहलाता है। यानी कि ये परिभाषा लिखी हुई है, अक्षरों की निश्चित मात्रा का उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर निश्चित मात्रा है उस छंद में, तो उस पंक्ति में, तो वो एक छंद कहलाएगा। अब हम जो छंदों के जो वेदांग है, वेदांग का जो छंद है उसको पैर माना गया है। जिस प्रकार, इसका एक उदाहरण देता हूं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पैरों के बिना चल नहीं सकता, उस प्रकार वेद भी छंद के बिना गति नहीं कर सकते। ये एक सर्वसंपन्न तथ्य है। और छंदों के आचार्य पिंगल मुनि, जिन्होंने उनकी रचना है, उनकी तदुक्ति लिखी है छंदो शास्त्र, उनकी रचना है छंदो शास्त्र। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पिंगल मुनि की रचना कौन सी है, तो उसका नाम है छंदो शास्त्र। और छंदों के प्रकार होते हैं दोस्तों दो प्रकार, मुख्य प्रकार दो हैं। कौन कौन से? वैदिक और लौकिक। ध्यान में रखना है, कहीं पर आप जैसे इसमें चूक भी सकते हो कि वर्णिक मात्रिक कौन सा, पता नहीं कौन सा कर दो, लेकिन मुख्य रूप से वैदिक और लौकिक छंद में बांटा गया है। वेदों में प्रयुक्त होने वाले छंद वैदिक छंद, और लौकिक में प्रयुक्त होने वाले छंद लौकिक छंद कहलाते हैं। अब है लौकिक छंद को भी दो भागों में बांटा गया है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। यानी कि वर्णों के निर्धारण के आधार पर जब छंद को माना जाता है तो वो वर्णिक छंद कहलाता है, यानी कि वर्ण मात्रिक होता है। जो मात्रिक छंद है उसमें मात्राओं को गिना जाता है, वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है दोस्तों। और वर्णिक छंद भी समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त तीन भागों में बांटा गया है। वर्णिक छंद को भी तीन भागों में बांटा है, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त का अर्थ होता है दोस्तों कि वो छंद जिसमें चारों चरण होते हैं। एक छंद में चार चरण होते हैं, चारों चरणों में अगर समान लक्षण दिखाई दे, यानी कि समान लक्षण हो, तो वो छंद होता है समवृत्त। समवृत्त जैसे कि पहला चरण में 10 वर्ण है, तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10 और चौथे में भी 10। फॉर एग्जाम्पल, अर्धसमवृत्त छंद वो होता है, अर्धसमवृत्त वो होता है जिसमें पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें सेम जो लक्षण होते हैं, और दूसरे और चौथे में सेम लक्षण होते हैं। यानी कि जो आधा छंद होता है वो आधे लक्षण दिखाई देते हैं उस छंद में, तो वो छंद हो जाता है अर्धसमवृत्त। और जिसमें जो इसमें समवृत्त छंद में इंद्रवर्जा है, उपेंद्र वर्जा है, बहुत सारे छंद है जो समवृत्त है। अर्धसमवृत्त छंद में वियोगिनी छंद है, बहुत सारे इसमें भी अर्धसमवृत्त छंद में भी गिने जाते हैं। विषमवृत्त जिस छंद में चारों चरणों में उसकी विशेषताएं, उनके लक्षण अलग अलग हो, यानी कि वर्ण असमान हो चारों चरणों में, वो होता है विषमवृत्त छंद। और इसी प्रकार मात्रिक छंद में भी है। मात्रिक छंद में आर्या छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, ये मात्रिक छंद है। इनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, इनमें मात्राएं गिनी जाती है। लघु गुरु, यानी कि लघु की एक मात्रा और गुरु की दो मात्राएं गिनी जाती है। अब हम देखेंगे दोस्तों लघु गुरु के नियम। लघु गुरु का नियम दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। छंद को इस प्रकार क्लियर करूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। उनके इतने शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, आपको मैं उनको आगे बताता जाऊंगा। आप बस ध्यान से इस चीज को देखना है। लघु और गुरु के नियम। लघु वर्ण कौन सा है? लघु वर्ण का जो मात्रिक है, सिंबल, इसका आई के रूप से आपको समझा सकता हूं, लेकिन ये आई नहीं है। इसको लघु की ये जो इसका चिन्ह है, एक प्रतीक चिन्ह, वो आई के समान है, तो इसको हम आई बोल देते हैं। लघु ए ई उ री, यानी कि जो ए, छोटा ई, छोटा उ, री और री, ये जो 5 वर्ण हैं ये लघु वर्ण में गिने जाते हैं। जो ये मुख्य वर्ण भी यही है। गुरु वर्ण कौन कौन से? इसको एस के आधार पर बनाया गया है, इसको गुरु कहते हैं। इसकी 2 मात्राएं होती है। गुरु की कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, बड़ा री, ए, आई, ओ, औ, यानी कि ये चारों संयुक्त अक्षर भी गुरु में ही गिने जाएंगे। संयुक्त अक्षर हो गए दोस्तों। अब इसमें आता है जैसे कि संयुक्त अक्षर, कोई भी जैसे कि आगे क, आधा क जुड़ा हुआ हो, तो उससे जो पहले आने वाला वर्ण है वो गुरु माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। और जो संयुक्त अक्षर के साथ में जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो माना जाएगा किसमें?
वो माना जाएगा लघु में, उसको छोटा मान लिया जाता है। और दोस्तों किसी जैसे कि कोई वर्ण है उसके ऊपर अनुस्वार लगा हो, विसर्ग लगा हो, जैसे कि किसी पर भी, जैसे कि ये ण है, इस पर विसर्ग लगा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा? विसर्ग और अनुस्वार लगा हो, ये र में अनुस्वार लगा हुआ है, न में विसर्ग लगा हुआ, तो ये दोनों गुरु में गिने जाएंगे। अब इसमें आगे नियम है दोस्तों कि कभी आवश्यकता पड़ने पर जो चरण होता है उसका अंतिम वर्ण वो भी कभी कभी आदेशानुसार, आवश्यकता अनुसार गुरु मान लिया जाता है। ये हो गए लघु और गुरु के नियम दोस्तों, सभी को क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आता है दोस्तों गण व्यवस्था। गण व्यवस्था हम किस प्रकार करेंगे? गण दोस्तों संस्कृत में 8 गण होते हैं छंद के लिए, और इनको एक याद करने का एक सूत्र है, उस सूत्र का नाम है ये माता राज भान सलगा। ये माता राज भा न सलगा, या यहाँ तक है। सलगम भी बोलते हैं, लेकिन सलगा यानी कि लास्ट का जो वर्ण है वो गुरु मानते हैं, इसलिए गा बोलते हैं। अब इसमें ये माता राज यानी कि 3 एक गण में 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 3 वर्ण। तो ये माता यानी कि ये का मतलब ये में ए की मात्रा लगी हुई है तो लघु, मां में आ की मात्रा लगी हुई है तो गुरु, ता में आ की मात्रा लगी हुई है तो इसमें भी गुरु मान लिया। इसका हो गया लघु गुरु गुरु। तो ये गण में कौन कौन से है? लघु गुरु गुरु। इसको हम सूत्र से भी, इसका सूत्र है एक, एग्जाम में पूछ ले कि आदि लघु कौन से सूत्र में होता है, कौन से गण में होता है, तो आपको बताना होगा ये गण में। आदि लघु किसमें है? ये गण में, यानी कि आदि में लघु और बाकी गुरु है। फिर आता है मगन। तो मगन यहाँ से चालू होता है दोस्तों, यहाँ से 3 हम लेंगे, 3 वर्ण लेंगे। तो मा ता रा, तीनों में बड़ा है, मा ता रा, तीनों में आ की मात्रा आ रही है तो गुरु 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 यानी कि गुरु गुरु। मकार त्रिगुरु यानी कि मस्त्री गुरु, इसका सूत्र है। आप एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कि मस्त्री गुरु इनमें से कौन सा गण है, तो वो है मगन। अब आता है तगण दोस्तों। तगण में दोस्तों, तगण में ता रा जय, तो ए यानी कि गुरु गुरु लघु, तो इसमें गुरु गुरु लघु, तो पश्च या अंत लघु। अगर पूछ ले कि अंत लघु किसमें है तो वो आएगा तगण। रगण भी इसी प्रकार है, राज भा, तो इसमें आ जाएगा गुरु लघु गुरु। तो ये हो गया रगण। अब आता है जगन। जगन में लघु गुरु लघु, ये लघु गुरु लघु। इसमें पूछ ले कि मध्य गुरु किसमें है तो जगन में, मध्य लघु किसमें है तो रगण में। अब ये बगन। बगन आ गया तो भा न स यानी कि गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु बगन। ठीक है दोस्तों। अब आता है नगन। तो नगन में स ल न स ल यानी कि तीनों में एक ही मात्रा है तो तीनों में लघु आ जाएगा। अब आता है सगन। तो सगन में दोस्तों स गण यानी कि स ल गा, तो लघु लघु और गुरु। तो ये तो हो गई हमारी गण व्यवस्था। अब आता है छंद का विश्लेषण। हम किस प्रकार करें, छंद को कैसे पहचानें, और छंद का जो वर्ण व्यवस्था है उसका वर्ण विवरण कैसे तैयार करें, तो वो चीज़ हमारे को जानने की होती है। कि परीक्षा में, एग्जाम में कोई श्लोक दे दिया जाता है, कोई पंक्ति दे दी जाती है, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप उनको पहले, सबसे पहले वर्णों की ओर से देखिए कि इसमें कितने वर्ण हैं। अगर आपको वर्ण पता चल जाता है तो उसमें से जो वर्ण है उस छंद को देखिए कि उसमें उसका क्या नियम है, उसका क्या सूत्र है, तो वो सूत्र लगाकर आप उसका गण व्यवस्था कर सकते हो। गण व्यवस्था में ये जो 8 गण है इनकी सहायता से उसकी गण व्यवस्था होगी और उसमें हम पता लगा सकते हैं। अब पहला छंद आता है अनुष्टुप छंद। तो उसका मैं एक सूत्र बता देता हूँ। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं प्रत्येक छंद में। पहले चरण में, उसके चारों चरणों में 8-8 वर्ण होते हैं, उसमें टोटल 32 वर्ण होते हैं। ये एक समृद्ध छंद है दोस्तों। इसका सूत्र है श्लोके षष्ठ गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो लघु सप्तमी दीर्घ मन्ययो। ये होता है अनुष्टुप का। तो इसका एक उदाहरण भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें कौन सा छंद है, इसमें आप पता लगाना दोस्तों। इसको विश्लेषण करना मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पार्ट छोटा है ये, तो इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें अनुष्टुप छंद है तो गुरुर ब्रह्मा, इसका मैं विश्लेषण पूरी तरीके से करके बताऊंगा आपको। इस अगले पार्ट में आपको छंद की ऐसी वर्ण व्यवस्था करना बताऊंगा, आप कभी भी नहीं चूकोगे। इसमें नंबर आपका एक श्योर है, ये मेरी जिम्मेदारी, आप मेरे पर विश्वास रखिए। मेरे नोट्स पुराने इतने परफेक्ट सिद्ध हुए हैं कि वो जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे जो नोट्स, हस्तलिखित नोट्स बनाए, तो चाहे साहित्य से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से संबंधित हो, उसमें से 120 में से 110 प्रश्न मेरे नोट्सों में से मिले थे। तो दोस्तों आप मेरे पर विश्वास रखिए, आपका संस्कृत का एक नंबर नहीं कटने दूंगा मैं।
ये मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों।